चलो देखो हम लोग क्या पढ़ने वाला है आज। आज पाठ 2 है केमिस्ट्री का ना। पाठ 2 है जिसका नाम काची है अम्ल, भस्म तथा काची लवण। यही पाठ 2 है। हम लोग पाठ 1 पढ़ चुके ना। पाठ 1 में पढ़े थे जो कि अभिक्रिया खाली था। अभिक्रिया याद है? हैं? बताओ एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिससे परमाणु किसी दूसरे के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है ना। माने एक परमाणु जो है सो दूसरे परमाणु को क्या करता है? विस्थापित करता है। इसका एग्जाम्पल याद है ना? एक ही वाला एग्जाम्पल और अभिक्रिया दोनों मिलाकर के आपको 2 नंबर के आते हैं अलग लिखने के लिए। लेकिन आज काची है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और काची बताया जाता है कि सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उनके गुणों के आधार पर देते हैं। हम लोग बहुत समय से इसका परिभाषा जो देते आ रहे हैं ना अम्ल और भस्म का और लवण का, इसके गुण के आधार पर परिभाषा देते हैं। लेकिन इसका परिभाषा और वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया अलग तरीका से। ठीक ना। पहले देखिए, जैसे अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? अम्ल जो है ना, यहाँ पर अम्ल की आप परिभाषा भी दे सकते हैं इससे, जो कि स्वाद में आपको क्या लगे? खट्टा लगे। इसको क्या कहते हैं? अम्ल। और दूसरा इसको कहता है कि धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बाबू हल्ला मत करो, सुनो चुपचाप सुनिए। इसका दूसरा ये गुण भी इसको कह सकते हैं कि अम्ल की काची है? गुण है। ये धातु से अभिक्रिया करके आपको क्या देगा? H2 गैस मुक्त करेगा ना, हाइड्रोजन गैस आपको मुक्त करेगा। इसको गुण भी है और इसका काची है? परिभाषा भी दे सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या लगे? खट्टा लगे ना। और गुण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और इसमें दिया गया है कि एसिड, अम्ल का इंग्लिश क्या होता है? एसिड होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा एसिडस से हुआ है। याद रखना कि जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुआ है वह लैटिन भाषा का शब्द जो है वो एसिडस, इससे बना है एसिड ना। अब एसिड मतलब होता काची है? अम्ल होता है ना अम्ल, जिसका अर्थ क्या होता है? एसिड का अर्थ होता है, एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ काची होता है? खट्टा होता है। ठीक ना। अब दूसरा आपको आता है भस्म। दूसरा काची है? भस्म किसको कहेंगे? तो भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगे। भस्म वह पदार्थ जो स्वाद में क्या लगता है? कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बना देता है। जब इसको अम्ल में मिलाइएगा ना तो उसको उदासीन कर देगा और उदासीन करके क्या बना देगा? उसको लवणीय बना देता है। लवण समझते हैं ना, जो नमकीन टाइप का होता है ना। जैसे समुद्र का पानी नमकीन है, जिसमें नमक की मात्रा रहती है उसे लवण कहा जाता है। कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेजी से धातु को घुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे लोहा कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा कमरे के ताप पर जल की अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन एस्टिक अम्ल लोहा से धीमी गति से अभिक्रिया करता है। लेकिन लोहा जो है वो अम्ल में अभिक्रिया कर लेता है। वो कौन से अम्ल से? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? याद है? सिरका में काची रहता है? एस्टिक अम्ल रहता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यही चैप्टर में आगे आपको मिलेगा। ठीक ना। आगे कहता है, जैसा कि चित्र आप लोग को दिखाया जा रहा है नीचे, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब बताया जाता है कि इसकी अभिक्रिया जो है, जैसे देखिए यह है आपको CH3 COOH। CH3 COOH ये काची है? एस्टिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है। और यह अभिक्रिया किससे? लोहा से करता है ना। लोहा करता है इससे अभिक्रिया। इसके फल स्वरूप आपको बनाता है CH3 COOH है नहीं, हॉल 2 और Fe बनाता है, कौची निकालता है? हाइड्रोजन गैस। या तो फिर यही अम्ल दूसरे अम्ल के साथ अभिक्रिया भी कर सकता है, जिस अम्ल का नाम काची है?
HCl और Fe, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यह विक्रिया करेगा तो भी आपको एक आ देगा, हाइड्रोजन गैसें उत्पन्न करता है। प्रारंभ में इस प्रयोग से प्रबल तथा दुर्बल अम्ल में भेद को बताया जा सकता है। शुरुआती में हम इसको प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है इसकी परिभाषा या इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए है, अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। कहता है कि सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन, सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं। सब जो अम्ल है ना, सभी अम्ल जो है, भस्म जो है तथा लवण जो है, वो जलीय विलयन का विद्युत का संचालन करता है। विद्युत का संचालन समझते हैं ना। यदि जलीय विलयन बनाया जाए, क्या बनाया जाए, जैसे मान लीजिए कि एकरा में जलीय विलयन, इसमें यदि विद्युत को प्रवाहित किया जाए तो विद्युत का संचालन करता है। क्योंकि आप लोग लवणीय अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे यहाँ लाइन डीम जलता है तो अर्थिंग में हम लोग नमक घोल कर डालते हैं। नमक यदि ऐसे डालिएगा तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन घोल करके डालिएगा तो उसका आयन जो है उस पानी में मिल जाता है, इधर उधर घूमने लगता है और घूमने के कारण विद्युत का क्या करता है, संचालन करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइन की वोल्टेज जो है थोड़ा सा बढ़ती है ना। इसीलिए नमक जब भी अर्थिंग में डाले तो घोल करके डाले, और डालिएगा तो सूरा नहीं डालिएगा, सूरा लाइन पर डालिएगा ना अर्थिंग पर, आपको झटका बहुत बेजोड़ झटका देगा, क्योंकि विद्युत का संचालन करता है। एक तो और नमक डाल दिए उसमें और तगड़ा देगा, है कि ना। इसलिए आपको हल्का सा दीजिए और हटा लीजिए, दीजिए और हटा लीजिए, वैसा करना है। तो विद्युत अपघट्ट याद हो गया कि सभी अम्ल भस्म तथा लवण जलीय विलयन की अवस्था में रहेगा तो विद्युत का संचालन करेगा, उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपको HCl लिखाची है तो अम्ल है, और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH लिखाची है, ये भस्म है, और आपको NaCl एकाची है, लवण जिसको नमक कहते हैं। तो एकाची कहा कि अम्ल हो चाहे भस्म हो चाहे लवण हो, ये तीनों का यदि जलीय विलयन बनाइएगा, जलीय विलयन मतलब घुला देंगे जल में, तब आपको विद्युत का संचालन करेगा। वो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघट्ट। विद्युत का संचालन करता है, इसलिए वैद्युत क्या कहते हैं, अपघट्ट कहा जाता है। आगे है वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, विद्युत अनपघट्ट कहा जाता है। इन वैसा विलयन जो विद्युत का संचालन न करे उसको क्या कहेंगे, वैद्युत अनपघट्ट, और वैसा विलयन जो विद्युत का संचालन करे उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट, और न करेगा तो अनपघट्ट। जैसे एल्कोहल, जैसे काची जी एल्कोहल, समझते हैं एल्कोहल ना, एल्कोहल ये दारू है, तो ये विद्युत का संचालन न करता है, एक में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, कोई फायदा होने वाला न है। अल्कोहल हो गया, ग्लूकोस हो गया, यूरिया हो गया आदि। अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन के विलयन से होकर विद्युत धारा का संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। बताया जाता है कि आयन जो है से विद्युत के संचालन के लिए आयन, धन आयन और ऋण आयन, अगर आयन नहीं रहेगा तो विद्युत का संचालन होगा कैसे, होगा नहीं होगा। अब है को काम करेंगे हम लोग, क्रियाकलाप करेंगे। सुनिए, कहता है कि पढ़ा दे वाला 2 कार्यकलाप है। कार्यकलाप तो करना होगा, न तो ये आसान सा है, ये समझ सकते हैं आप लोग। चलिए सुनिए, तो कहता है कि एक बीकर लेना है, एगो काची लेना है, बर्तन लेना है। देखो ये वो बर्तन ले लीजिए, उसमें HCl का बेलने ले लीजिए। क्या करना है, ये वो बर्तन ले लेना है। चलो देखो यहाँ पर हम एक क्या ले लिए,
बर्तन ले लिए, ठीक है। इसमें किसका विलयन ले लेना है? इसमें आपको HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तथा इसमें धातु की 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। धातु के कोई 2 काचे डाल देना है? इलेक्ट्रोड। एकरा में इलेक्ट्रोड 2 डाल दीजिए धातु के। ये मान लीजिए धातु के 2 काची है, इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, डाल दिए। उसके बाद कहता है ना कि चित्र के अनुसार सर्किट से जोड़ दीजिए, मतलब चित्र इसको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए चलो देखो इधर, इसमें कहता है कि एक बीकर लेना है। एक बीकर में आपको कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, ठीक है। उसके लेने के बाद इसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड डाल देना है। ई और ई धातु के क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। चित्र के अनुसार इसको सर्किट के द्वारा जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे कुंजी लगाया हुआ है, यहाँ पर कांची लगाया हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है। अभी कांची है आपको, ये बैटरी है, ठीक ना। ऐसे जोड़ देना है। बिजली की धारा प्रवाहित करते ही बल्ब जलने लगता है। जैसे यहां से बिजली देंगे ये बल्ब का चलने लगेगा, जलने लगेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिजली की धारा विलयन से होकर प्रवाहित हो रही है। मतलब एकरा से क्या निष्कर्ष निकलता है कि एकरा में से धारा दी है ना, यहाँ गया, अब यहाँ से फिर विलयनवा में से घूमा है। ये घूमने के बाद इलेक्ट्रोडवा के जरिए यहाँ जाकर के कुंजी होते हुए बल्ब को क्या कर दिया? जला दिया। चलाया ना, मतलब हमको क्या पता चला कि विलयन में भी इसका इलेक्ट्रॉन यानी इसका आयन जो है से गमन किया है, और यही इलेक्ट्रिक कोई पावर करके ये बल्ब को क्या कर दिया? जला दिया। अर्थात HCl अम्ल विद्युत का क्या है? सुचालक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है विद्युत का क्या हो गया? सुचालक हो गया। H2SO4 का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। यदि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी रहता ना, H2SO4, आप लोग जानते हैं कि बैटरी में यही अम्ल रहता है ना। बैटरी में क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, और ये विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है। अगर E नहीं रहता, अगर A भी रहता ना, तो भी वह बल्ब जलता। कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि के जलीय विलयन से भी विद्युत की धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जल में घुल करके आयन प्रदान करते हैं। इसके जरिए भी होगा जी। यदि इस वाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रहता ना, या फिर इसको में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रहता ना, फिर भी यह बल्ब जलता, क्योंकि यह भी विद्युत का संचालन करता है। ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन से विद्युत का धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील आयन प्रदान नहीं करता। लेकिन यही वाला यदि इस विलयन में इस अम्ल और इसके द्वारा छोड़ करके यदि अल्कोहल को डाल दिया जाए, तो यह विद्युत का संचालन नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एकरा में आयन नहीं टूटता। जब तक आयन टूटवे नहीं करेगा तो विद्युत का संचालन कैसे होगा? है कि ना। जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटित होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में टूटना, आयनों में विघटित होना क्या कहलाता है? आयनन। आयनन तनुता के साथ बढ़ता है। विलयन जितना ही तनु होगा, आयनन की मात्रा उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होता है। बता देते कि अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं रहता है। अब हम कुछ अम्लों के आयनन पर विचार करते हैं। विशुद्ध एसिटिक अम्ल का सूचक पर कोई प्रभाव न पड़ता है। जो विशिष्ट अम्ल रहता है उस सूचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूचक आप लोग आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसे अम्ल में डालने पर सूचक का रंग कभी नीला तो कभी पीला हो जाता है, तो कभी लाल हो जाता है ना। ये भी सूचक आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। आगे कहता है
तथा यह धातु या धातु के कार्बोनेटों की अभिक्रिया नहीं करता। यह विद्युत का कुछ चालक होता है, परंतु एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस जल की अनुपस्थिति में अम्ल के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। जो सूखा रहेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह आयन का जब सूखल है, यही तो पहले ही बताए थे, नमक वाला बात बताएं कि नमक यदि सूखा रहेगा, उसका विलयन नहीं रहेगा तो आयन का संचालन नहीं करता है, तो विद्युत का वो क्या हो जाएगा, कुछ चालक हो जाएगा उस कैटेगरी में। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक गैस का जल में विलयन अम्ल के सभी गुणों को दर्शाता है, अतः इससे प्रमाणित होता है कि अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य। अम्ल तभी अम्लीय हो सकता है जब उसमें क्या रहेगा, जल रहेगा। एक और क्रियाकलाप है, कल कितना है और पढ़ाए आर्हेनियस द्वारा परिभाषा पूछा जाता है अम्ल और भस्म की। कब आओ बेटे, सुनिए, आपको पूछा जाए कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म को परिभाषित करे, ठीक है ना। आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म को क्या करे, परिभाषित करे। अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस का क्या कहना है कि अम्ल वह है जो जल में घुल करके क्या देता है जी, हाइड्रोजन आयन। यानी अम्ल के परिभाषा आर्हेनियस के द्वारा यह होता है कि जल में घुल करके आपको क्या देगा, वह हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे आपको हो जाएगा काची, एग्जाम्पल में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, यह आपको क्या होगा, मतलब आपको से पूछा कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा दे। आता है 2 नंबर में लिखने के लिए अम्ल और भस्म दोनों को, तो क्या लिखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। बाकी आपको यह क्रियाकलाप दे ले। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए इसका, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। यह जल में घुल करके काची में, जल में घुला दिए, जल में घुला करके आपको हाइड्रोजन आयन देने की बात किया है, तो ये होता है हाइड्रोजन आयन और प्लस Cl दिया, हाइड्रोजन आयन है, ये काची है, हाइड्रोजन है। अब एक और है काची, H2SO4 है। इसको भी जब जल में घुलाया जाता है तो यह जल में घुल करके ये भी देता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्या देता है, सल्फेट। ये देखो ये काची है, ये सब हाइड्रोजन आयन है। मतलब अम्ल को जब भी जल में मिलाइएगा तो आपको देगा काची, हाइड्रोजन आयन। एक किन के अनुसार कहना है, आर्हेनियस के द्वारा। किन के द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। कहां दो है, ये 2 आयन का बिन अति त्याग करता है, ठीक ना, जिसकी वजह से त्याग करता है, ग्रहण करता है, हाँ ग्रहण करता है। देखो इस पे 2 लिखा है ना, हाँ लिख दिया। आगे इसमें क्या कहा है कि याद रहे कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन आयन जल यानी जल के अणु से जुड़ करके, कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। एकरा में रहता नहीं है हाइड्रोजन, ये जल से मिल जाता है। किरा से, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, आपको यह जल से मिलने की बात किया है, मतलब H2O से। यह जब मिलता है तब आपको क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O+ ये बनाता है। क्योंकि जलों में तो हाइड्रोजन है, जल में हाइड्रोजन रहता है ना, इसी कारण से संयोग करके हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। देखो यह जो आपको नीचे दिया गया है बिंदु वाला,
यह हाइड्रोजन आयन है और प्लस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, यहाँ क्रॉस है और 1 यहाँ एक क्रॉस है, 1 हाइड्रोजन है। और यहाँ पकाची है H। देखो तब जाकर के आपको बनाता है हाइड्रोजन देखो यहाँ पर जहां पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है वहां पकाची है, हाइड्रोजन है। ये क्रॉस की जगह यह पकाची है जी, इसीलिए बगलों में लिख दिया है कि क्रॉस की जगह पकाची होता है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन और कुछ अम्ल में भी हाइड्रोजन रहते हैं जो संयोग करके आपको हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। एक क्रॉस की जगह पर हाइड्रोजन रखा था। अब भस्म की परिभाषा भी ठीक उसी तरह से, लेकिन हल्का सा डिफरेंट है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। भस्म का चीज मतलब OH देगा, हाइड्रा ऑक्साइड क्या देगा, आयन देगा। जैसे क्या होता है इसमें, इसका एग्जाम्पल आपको आ जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। ये 2 एग्जाम्पल है। देखिए यही क्या है आपको भस्म, तो भस्म याद हो गया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, और अम्ल वह है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये जलीय विलयन करिएगा तो क्या देगा आपको, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। देखिए NaOH देखो जी कोची कौन लिखाएगा, देखिए इसका है, इसका कहता है कि इसे भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। मतलब इस सभी के सभी काची में घुलेंगे, जल में घुलेंगे, और जल में घुलने के बाद ये काची देगा हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रा ऑक्साइड काची, लेकिन अम्ल में ऐसा था नहीं था, में हाइड्रोजन आयन देता था ना, लेकिन ये काची है हाइड्रा ऑक्साइड आयन। देखो सब में काची रहेगा OH रहेगा, ये वाला तो चेंज होते रहेगा, लेकिन सब में काची आएगा आपको OH आएगा। जल में घुलाएगा भस्म को तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ये भस्म की परिभाषा है, और ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा है। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहता है कि जल में जो घुलता है भस्म उसी को क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से उदासीनीकरण कुछ अभिक्रिया, आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया शायद होल वह उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बनाता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। पहले के चैप्टर में हो चुका है। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे कल अम्ल तथा भस्म के गुण। अम्ल तथा भस्म के गुण कल से पढ़ेंगे। आज इतना ही। भस्म की परिभाषा नीचे मतलब आप लिखिएगा भस्म की परिभाषा ना, तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी व्याख्या भी तो बताना पड़ेगा कि कैसे हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन नीचे वाला, नीचे कहाँ दे, वो नहीं ऊपर वाला, ऐसे जो दिया है ना ये वाला उदाहरण लिखाएगा। पहले लिखिएगा कि भस्म वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, और उसके बाद ठीक नीचे इसे व्याख्या कर दीजिएगा। बस हो गया, दोनों में से कोई एक बता दीजिएगा। और इसी तरह से इसमें कौन में आता है, अम्ल में, अम्ल में वैसे लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे।